नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हाथरस कांड की यूपी सरकार ने भले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी हो, लेकिन देश के बेटी को न्याय दिलाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मामले की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर पीड़ित परिवार का बयान दर्ज करने पहुंची। एसआईटी जांच का आज 5वां दिन है। 2 दिन बाद एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। वहीं पीड़िता के गांव में नेताओं की सियासी परिक्रमा जारी है। कल राहुल और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। आज आरएलडी नेता जयंत चौधरी उनसे मिलेंगे। साथ ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी आज पीड़िता के गांव पहुंच रहे हैं। और इस बीच समाजवादी पार्टी के 11 नेताओं का डेलीगेशन धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। इन सब के बीच पूरे मामले में अभी भी कई सवाल बने हुए हैं, क्योंकि आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कराने वाले डीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आईपीएस एसोसिएशन हाथरस के मामले में सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई से नाराज है। तो एसोसिएशन के सूत्रों की माने तो एक तरफा कार्रवाई सिर्फ पुलिस वालों पर की गई है, जबकि जिम्मेदारी पूरे प्रशासन पर तय होनी चाहिए। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक एसपी पर कार्रवाई हो सकती है तो डीएम पर क्यों नहीं। अगर कोई लापरवाही हुई है तो अकेले पुलिस महकमा कैसे जिम्मेदार है, जबकि आदेश प्रशासनिक होते हैं और पुलिस महकमा उसे लागू करवाता है। डीजीपी और होम सेक्रेटरी जब मौके पर गए थे तो डीजीपी हितेश अवस्थी ने यह बात कही थी कि डीएम के आदेश थे। कुल मिलाकर हाथरस मामले ने आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन बीच दरार पैदा करती है। हाथरस मामले में एसपी डीएसपी पर गाज गिरी थी, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा आदेश दिया गया था कि सभी का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। इसमें पीड़िता का परिवार भी शामिल है। हालांकि पीड़िता के परिवार ने नार्को टेस्ट का विरोध किया है। हाथरस कांड में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार भी सवालों के घेरे में है। पीड़िता के परिवार ने डीएम पर धमकाने और दबाव डालने का आरोप लगाया है। पीड़िता के भाई का यह कहना था कि हमने कौन सा जुर्म किया है जो हमारे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी हो रही है, इतनी ज्यादा बदसलूकी हमारे साथ क्यों। उन्होंने डीएम को हटाए जाने की मांग की है। हाथरस कांड की जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई करेगी। हालांकि पीड़िता के परिवार का यह कहना है कि वो न्यायिक जांच चाहते हैं। पीड़िता के भाई ने कहा कि हम सीबीआई नहीं बल्कि न्यायिक जांच चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो। पीड़िता के भाई का यह कहना है कि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। जांच आप जिससे चाहें करवा लें, सीबीआई की जांच भी अच्छी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो। जो भी जांच करे अच्छे से करे। और इन सब के बीच में ये 5 तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से यहां पर विपक्षी पार्टियों का भी प्रदर्शन लगातार हो रहा है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जो राजनेता हैं वो भी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। तो हाथरस और अलीगढ़ में आरोपियों के समर्थन में पंचायत हो रही है। कुछ लोग मामले को सवर्ण बनाम दलित मुद्दा बनाकर इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथरस में जहां पूर्व विधायक राजवीर पहलवान ने पंचायत की, तो वहीं इस दौरान सीबीआई जांच के सरकार के फैसले का स्वागत भी किया। अलीगढ़ में भी लोगों ने महापंचायत की। इस दौरान सभा में सांसद समेत अन्य राजनेताओं का विरोध किया गया। नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। और इस मामले में बीजेपी का कहना है कि सरकार अपनी तरफ से सभी जांच करवा रही है। सीबीआई जांच से सब सामने आ जाएगा। राहुल गांधी मिलने गए थे या राहुल गांधी फोटो सेट के लिए गए थे। मतलब यूपी की सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजी को आज दिन में भेजा था। पीड़ित परिवार से मिले होंगे। पीड़ित परिवार की मांग थी सीबीआई की। तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने आखिर जब उस बेटी को न्याय दिलाने की बात के लिए सरकार कटिबद्ध थी और पीड़ित परिवार की मांग थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो तत्काल जैसे इन अफसर्स ने उस पीड़ित परिवार से मिल करके जाके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह और डीजी पुलिस ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया। तो वो तो पहले दिन से कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन ने जिस तरह से इसको हैंडल किया और जिसके कारण पीड़ित परिवार को ये लगा कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार तो न्याय देने के लिए कटिबद्ध थी।
और जैसे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से कार्रवाई शुरू की, आज उन्होंने एक सीबीआई की बात हुई तो सीबीआई की भी जांच मांग ली। तो मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए इस मुद्दे पर, आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मेरे साथ पूर्व आईएएस हैं रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमोद जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर मैं इस बहस की। क्या देख रहे हैं आप पूरे मामले पर? क्या पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं विपक्षी दल, राजनेता, तमाम नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, या सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की कोशिश यहां पर हो रही है? प्रमोद जी। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की ये भूमिका है, विपक्ष का ये दायित्व भी है कि अगर कोई शासन प्रशासन या सरकार की तरफ से या कोई घटना होती है तो उस पर वो अपना या पीड़ित का पक्ष रखे या जो समस्या है उस समस्या को उठाए जी। ये है कि पिछले 2, 2.5, 3 दशक से राजनीति अब पूरी तरीके से सत्ता की सियासत में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अब नहीं रह गई है। चाहे वो कोई भी सरकार रही हो या कोई भी विपक्ष में रहा हो, अब राजनीति जो है वो खाली सत्ता को हासिल करने का एक यंत्र बन गया है, बजाय इसके कि जन समस्याओं और सरोकारों के निवारण पर कोई दोनों बैठ के एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। अब हालात ये हैं, खाली यही आप देख लीजिए हाथरस के प्रकरण में ये कितना गंभीर प्रकरण हो गया, शासन प्रशासन की कितनी लापरवाही रही कि उसने इन चीजों को अब वहां जाके उसको समेटने का प्रयास किया। अगर ये स्थिति पहले ही हो गई होती, जिला प्रशासन को ये जिम्मेदारी थी कि उस चीज को संवेदनशीलता से लेते, और जो अगर भले ही उसमें ये कहा गया या रिपोर्ट आ रही है या सत्ता पक्ष कह रहा है या उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए या कोई भी आ जाए कि उसका रेप हुआ या नहीं हुआ, सवाल मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर कोई घटना हुई है तो उस पर ये जिम्मेदारी प्रशासन की, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और शासन की जिम्मेदारी है कि वो उस पर तत्काल अपना एक्शन ले। मैं पिछले लगभग 30-35 वर्षों से जो देख रहा हूं, स्थिति यह है कि जब वो स्थिति हाथ से निकल जाती है तब प्रशासन सक्रिय होता है। जिला प्रशासन उसको उतनी गंभीरता से, छोटी घटनाओं को भी वो गंभीरता से नहीं लेता है, जो कि एक नासूर बन जाती हैं और वो फिर एक पॉलिटिकल एक इशू बन जाता है। यहाँ जिस ढंग से हाथरस के जिलाधिकारी ने इस चीज को हैंडल करने की कोशिश की, जिस ढंग से जो चीजें आ रही हैं कि परिवार के लोगों का आरोप है कि उसमें जिलाधिकारी ने उनको धमकाया, कुछ वीडियो भी वायरल हुए और बातचीत भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हुई। तो इसमें जिलाधिकारी जिले का मुखिया होता है, पुलिस प्रशासन या सारा प्रशासन, जिला प्रशासन उसके अंडर में होता है। उसकी ये जिम्मेदारी है कि चीजों को, संवेदनशीलता को समझे और उस हिसाब से उसको हैंडल करे। मैं समझता हूं कि जिलाधिकारी इस मामले में उस चीज को हैंडल नहीं कर पाए, बल्कि दबाने की कोशिश की गई और उसका ये हुआ कि वो विस्फोट हो गया और विपक्ष जो है और वहां पीड़ित परिवारों ने उसको एक बड़ा इशू बना दिया। ठीक है ये तो जांच के बाद आएगा, तथ्य सामने आएंगे कि क्या सही था क्या गलत था, लेकिन जो भी कुछ हो, लेकिन जिस ढंग से हैंडल किया गया वो शर्मनाक है। दूसरी एक बात ये है, ये बात जो अभी आईपीएस एसोसिएशन ने उठाई है, मैं समझता हूं कि वो भी अपनी जगह तर्कसंगत है। जब जिले का मुखिया जिलाधिकारी है तो उसको तो वहां से हटाया भी नहीं गया और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें पुलिस कप्तान भी शामिल है। तो फिर अगर जिम्मेदारी है तो ऑर्डर जो है वो जिलाधिकारी देता है, पुलिस के ऊपर निगरानी जिलाधिकारी की है। तो क्या या दो चीजें हैं, या तो पुलिस वहां की पूरी तरीके से निकम्मी हो गई जो सारे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, और जिलाधिकारी उसमें अक्षम रहे कि वो इन चीजों को समझ नहीं पाए। तो इन चीजों पर जिलाधिकारी के ऊपर जो ये सवाल आईपीएस एसोसिएशन उठा रहा है, इस पर भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे साथ पूर्व आईपीएस एके जैन जुड़ गए हैं। एके जैन साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फोन लाइन पर हमारे साथ एके जैन साहब। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि न्याय की बात हो रही थी हाथरस के पीड़ित परिवार को, लेकिन अब यहां पर लड़ाई आईपीएस वर्सेस आईएएस की भी नजर आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आईएएस के साथ ज्यादती हो रही है और जिला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है? किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं और आपकी क्या इस पर राय है, प्रतिक्रिया क्या है, पक्ष क्या है आपका एक पूर्व आईपीएस होने के नाते? देखिए, ऐसा है
जिले में एसपी और डीएम मिलकर कार्य करते हैं जी। और टेक्निकली डीएम को क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया माना जाता है जी। एसपी डीएम से ऑर्डर्स नहीं लेता। एसपी अपने आईजी, एडीजी, डीजी को रिपोर्ट करता है, डीएम कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। पर एक समन्वय बनाने के लिए एक व्यवस्था की गई है जिससे कि प्रशासन और पुलिस मिलकर काम करें, दोनों दो हाथ की तरह, दो आंख की तरह जिले के। पर यह है कि एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर सनसेट के बाद कोई भी पोस्टमार्टम होता है तो वो जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही होता है। रात्रि में अगर कोई दाह संस्कार कोई विशेष परिस्थितियों में कराया जाता है, जबकि ये प्रशासन ये महसूस करता है कि अगले दिन गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो इसलिए रात में ही दाह संस्कार करा देना उचित होता है। तो ये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का संयुक्त निर्णय होता है और उसमें जिलाधिकारी की भी अगर ज्यादा नहीं तो उतनी ही सहभागिता होती है। मौके पर जिलाधिकारी भी उपस्थित थे, एडीएम भी थे, एसडीएम भी थे। उन्होंने ही पुलिस को कहा रात्रि में ये दाह संस्कार के लिए, और केवल पुलिस अधीक्षक को, डिप्टी एसपी को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर सिपाहियों को सस्पेंड कर देना, मैं इसको कतई एक न्यायोचित कार्रवाई नहीं मानता हूँ। इसमें डीएम का रोल बल्कि ज्यादा होता है पुलिस अधीक्षक से, और अगर इन्होंने इस पे जो है वो इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि आईएएस लॉबी के द्वारा, जो पावरफुल लॉबी है, उसके द्वारा अपने अधिकारियों को बचा लिया जाता है और इसमें पुलिस को बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। ठीक है सर, मेरे साथ पूर्व आईएएस रमेश मिश्रा भी हैं। सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सारे आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी होते हैं, इस तरीके से कहा जा रहा है आईपीएस एसोसिएशन की ओर से, लेकिन गाज सिर्फ पुलिस वालों पर गिरी है। क्यों डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई? पूरा जिला प्रशासन वहां पर मौजूद था, डीएम थे, एडीएम थे, एसडीएम थे, किसी पर कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। और आपने अभी एके जैन साहब को भी सुना, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो व्यवस्था का दोष है और ये व्यवस्था 15-20 साल की। मैं भी जिलाधिकारी रहा, इतने शासन देश चाहते हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस के साथ सामंजस्य बना के रखा जाए। अंग्रेजों ने आईएएस जो कलेक्टर बनाया था तो उसका उत्तरदायित्व ये था कि जो नियम संगत हो वो निर्णय ले। इधर 20 साल से पुलिस के वर्चस्व को कायम रखने के लिए इस प्रकार, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं पुलिस पर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इश्यू होता है, इलेक्शन में उनकी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के लगातार आदेश 15-20 साल से आ रहे हैं और एक डीएम को लॉ एंड ऑर्डर में मात्र रबर स्टैंप बना दिया गया है। जो एसपी प्रपोजल करता है एसओ का, ये एसओ को पोस्टिंग कर दी जाए, 99.9% डीएम उसी को करते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो हंगामा हो जाता है कि साहब डीएम साहब ने अप्रूवल नहीं दिया। ये इश्यू जो है, ये इश्यू शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का है, पुलिस का इश्यू है। पुलिस ने जैसी रिपोर्टिंग डीएम को करी वैसी डीएम ने निर्णय लिया। डीएम एक अपरिपक्व थे, नए थे, उनको अनुभव नहीं था और वो इस प्रकार से ट्रैप में आ गए। पहला ये कि रात में पोस्टमार्टम कराने। देखिए सर, डीएम साहब के कई सारे वीडियो भी वायरल हुए, पीड़ित परिवार से सीधे बातचीत की आपने, वो वीडियो देखे होंगे, सुने भी होंगे। मैं बोल रहा हूँ डीएम की, मैंने यही कहा कि अपरिपक्वता है और एक तरीके से अगर आप गहन मनन करिए तो डीएम ने कोई गलत बात नहीं करी। जो आजकल राजनीति की स्थिति पिछले 20 साल से हुई है, वो जो पैसा सरकार कहती है कि कोई परिवार में मर जाए तो उसकी आय का स्रोत खत्म हो जाता है, इस उद्देश्य से ये मुआवजा पैसा दिया जाता है। मिश्रा जी, सर मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ यहाँ। मेरी बात प्लीज सुन लीजिए सर। जरा सा मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि डीएम ने कोई गलत बात नहीं की। सर, वहां पर डीएम जाकर कहते हैं कि अगर आपकी लड़की कोरोना से मर जाती तो क्या मुआवजा मिल जाता? मीडिया वाले हैं, आज हैं, कल चले जाएंगे, आज आधे चले गए, कल 2-4 और चले जाएंगे। इस तरीके की सर बयानबाजी और लगातार साफ तौर पर आरोप पीड़ित परिवार लगाता हुआ नजर आया कि डीएम ने खुद उनको धमकाया। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। मैं यही कह रहा हूँ, आप परिपक्व थे, लेकिन नग्न सत्यता यही है कि ये पैसा तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए डीएम के ऊपर भी दिया जाता है। सर, फिर कार्रवाई होनी चाहिए डीएम के ऊपर भी। बनाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, उसको शांत करने के लिए दिया जाता है। तो डीएम ने नग्न सत्य बोल दिया, ये उनकी मूर्खता समझी जाए
या उनका सीधापन समझा जाए। तो डीएम इतनी टुड़की हमको नहीं कहना चाहिए। दूसरा, प्रेस को इस तरीके से बाहर रखने का तो बिल्कुल कोई सवाल नहीं था। बहुत हद पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर कर देते, नारे देते। प्रेस को इनको नहीं इस प्रकार से उठना चाहिए था। ये भी डीएम का निर्णय नहीं है। निश्चित रूप से वहां के पुलिस ने ऐसा एडवाइस किया होगा और डीएम ने भी अपना निर्णय नहीं दिया होगा। उसने ऊपर पूछा होगा, कमिश्नर से पूछा होगा या किसी और से पूछा होगा, तब निर्णय दिया होगा। डीएम की इतने बड़े इश्यू में एक नए लड़के की इतनी हिम्मत नहीं कि खड़े एक्शन ले। लेकिन सवाल ये भी है, फिर मीडिया के सामने क्यों नहीं डीएम साहब आकर अपनी सफाई दे रहे थे, अपना बयान दे रहे थे? उनको बताना चाहिए था कि आखिर स्थिति क्या कुछ है, पुलिस उनको क्या रिपोर्ट कर रही है, उसी आधार पर मीडिया को भी बयान देते। वो ना एसडीएम बोलने को तैयार थे, एडीएम बात नहीं कर रहे थे, डीएम साहब खुद नहीं बात कर रहे थे। सर, ये कारण यही मैंने देख लिया, दोनों नए लड़के इनको इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू कभी देखे नहीं। अगर वहीं पे एक प्रमोटी ऑफिसर होता तो ऐसा नहीं करता। वो नए लोग घबरा गए। ठीक है, एके जैन को मैं सर लाना चाह रहा हूँ अब। ठीक है सर, आप सुन रहे हैं जैन साहब? जी, एके जैन जी, आप यहाँ पर रमेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो पुलिस ने रिपोर्ट किया होगा डीएम को, जिला प्रशासन को, उसी तरीके से आदेश दिए होंगे या फिर उनको जिस तरीके की रिपोर्टिंग पुलिस की तरफ से मिली होगी उस तरह का उन्होंने फैसला लिया। और साथ ही उनके बयानबाजियों को लेकर बता रहे हैं कि अपरिपक्व उनको, क्योंकि उनके अंदर शायद इतनी समझ नहीं थी कि उनको वहां पर रहकर क्या कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन सर सवाल ये है ना कि एक जिलाधिकारी को इतनी समझ तो होनी चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी कहां पर वो कर रहे हैं, इतना समझ उनको होना चाहिए सर। देखिए, वो जग जाहिर है। जैन साहब सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क हमारा कट गया, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। लेकिन प्रभु जी आपके पास में आ रहा हूं सर, वही सवाल मेरा है। मैंने रमेश मिश्रा जी की बात को मान लिया कि डीएम साहब ने जो किया या फिर जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ की, उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या एक जिम्मेदार पद पर पूरे जिले की सर जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्या ऐसा बिहेवियर एक डीएम का होना चाहिए? और अगर किया तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए मिश्रा जी ने बात बहुत साफगोई से कही है। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं इस बात। जहां तक ये समन्वय की बात है, ये बिल्कुल सच है जी। मतलब मैं राजधानी लखनऊ में पिछले 35 वर्षों से मैं भी जर्नलिज्म में हूं और यहाँ पर सिया सुन्नी राइट्स हुआ करते थे। बाकी यहाँ पर इंदिरा जी के समय में हुआ, योगेंद्र नारायण जी थे, कई एसएसपी और कप्तानों से और डीएम से को मैंने देखा है उनकी कार्यशैली को। स्थित ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं मिश्रा जी का, इसकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये दोनों आंख कान है किसी भी जिले को चलाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन दोनों में सामंजस्य नहीं रहता, ईगो की प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं टकराहट होती है। उसकी वजह है कहीं ना कहीं सत्ता का किसी न किसी को, चाहे जिलाधिकारी को चाहे कप्तान को, कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो एक पीछे से संरक्षण की बात कह लें, परोक्ष या अपरोक्ष मैंने कहा है, तो वो एक अनावश्यक जो है वो जो कोऑर्डिनेशन है उसको कमजोर करता है। दूसरी बात जो है इसमें ये मामले में ये बात सही है कि जिस ढंग से 5 लोगों पे कार्रवाई की गई है तो इस पर शासन की भी ये जिम्मेदारी थी कि वहां पर जिलाधिकारी ने जिस ढंग के बयान दिए, जो अपरिपक्वता दिखाई, उस पर तो स्वाभाविक है कि रिजनमेंट होगा। या उसमें मीडिया के साथ जो उन्होंने एसडीएम ने और वहां के जो बात करी या जो व्यवहार किया, जिस ढंग से उन्होंने उसको शव को, बेटी के शव को जला दिया, जैसा कि अभी जैन साहब ने कहा कि अगर रात को पोस्टमार्टम होगा वो सही है, जिलाधिकारी की अनुमति नहीं हो सकता है। आईएएस वर्सेस आईपीएस अब ये मुद्दा बन गया है, सियासत हो रही है सर, इस बात को आप मान रहे हैं बहुत जल्दी से? नहीं, निश्चित रूप से ये इसको सियासत के रूप में मत देखें। ये एक सैद्धांतिक टकराव की स्थिति है। ये इसको सियासत अलग चीज है, इसमें सियासत नहीं हो रही है। ये जो फैक्ट्स है, कार्रवाई होनी चाहिए डीएम पर, कार्रवाई होनी चाहिए बहुत जल्दी से। रमेश जी, चलिए बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही प्रमोद जी आपका शुक्रिया हमारे साथ। एके जैन साहब जुड़े, एके जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, स्थितियां किस तरीके से हाथरस से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक और पूरे देश में बनी हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब आईएएस वर्सेस आईपीएस भी ये मुद्दा बनता जा रहा है, सियासत खूब हो रही है, महापंचायत हो रही है और साथ ही उपचुनाव की तैयारी भी इसे हम कह सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।